हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रोलाइट्स इन ईसीजी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने देखा था कैसे पोटेशियम से हाइपरकलीमिया हाइपोकलीमिया से ईसीजी में चेंजेस होते हैं। पार्ट 2 में मेरे को पढ़ना है कैल्शियम से होने वाले ईसीजी में चेंजेस। राइट। मैंने पार्ट 1 में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझा था कि वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ जो ऐसे रिप्रेजेंट होता है उसमें ये डीपोलराइजेशन है, ये रिपोलराइजेशन है। इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा से इंट्रा में आएगा तो वो डीपोलराइजेशन है, कोई भी पॉजिटिव आयन इंट्रा से एक्स्ट्रा में जाएगा तो वो रिपोलराइजेशन है। राइट। अब अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम बढ़ेगा, राइट, तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्रोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव आयन सोडियम की तरह बिहेव करता है। तो जब ये बढ़ता है तो बेसिकली फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट ऑफ कैल्शियम होता है, तो वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बढ़ेगा तो बेसिकली इसका इंपैक्ट ये होता है कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शॉर्टन हो जाता है। राइट। तो ओवरऑल इंपैक्ट ये हुआ कि मेरी बॉडी में कैल्शियम बढ़ने की वजह से वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शॉर्टन हो गया। राइट। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरी बॉडी में कैल्शियम में दो कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपर या हाइपो। अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शॉर्टन होगा, और अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो ऑपोजिट इफेक्ट होगा, यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का प्रोमिनेंस कम हो जाएगा और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लेंथन हो जाएगा। राइट। अब मैंने पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखा था क्यूटी इंटरवल का। क्यूटी इंटरवल इज इक्वल टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्लस एसटी सेगमेंट प्लस टी वेव। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्यूटी इंटरवल बोला गया। टी वेव बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए। राइट। अगर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का शॉर्टनिंग हो रही है, यानी टी वेव की शॉर्टनिंग हो रही है, यानी इन रिटर्न मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा क्यूटीसी इंटरवल शॉर्टन हो रहा है। सिमिलरली अगर टी वेव यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लेंथन हो रहा है तो क्यूटीसी इंटरवल लेंथनिंग हो रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है। राइट। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अगर मेरा हाइपर कैल्सीमिया है तो क्यूटीसी शॉर्टनिंग होती है, हाइपोकैल्सीमिया है तो क्यूटीसी लेंथनिंग होती है। इसको हम उल्टा भी याद रख सकते हैं, हाइपर में शॉर्टनिंग, हाइपो में लेंथनिंग। अब अगर मैं इसका ईसीजी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये मेरा ईसीजी है। राइट। अब इस ईसीजी में यहां पे मेरे पास ये नॉर्मल ईसीजी है। अगर इसका मैं क्यूटी इंटरवल काउंट करूं तो फ्रॉम हेयर और टी वेव के एंड तक, राइट, तो ये 10 बॉक्सेस आएंगे विच इज 0.4 सेकेंड्स। अगर मैं इसका काउंट करूं तो स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएस, एंड ऑफ टी वेव, 12 बॉक्सेस आएंगे विच इज 0.48 सेकेंड। और अगर मैं इसका काउंट करूं तो स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएस, एंड ऑफ टी वेव, 8 बॉक्सेस आएंगे विच इज 0.32 सेकेंड्स। राइट। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां पे नॉर्मल से क्यूटीसी जो है वो लेंथनिंग हो रही है, और यहां पे नॉर्मल से क्यूटीसी शॉर्टनिंग हो रही है। राइट। तो बेसिकली मैं इसको ये लिख सकता हूं कि शॉर्टनिंग है तो ये हाइपर कैल्सीमिया का ईसीजी है, और लेंथनिंग है तो ये हाइपोकैल्सीमिया का ईसीजी है। राइट। डायरेक्ट ईसीजी आइडेंटिफिकेशन नहीं आता, उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही पूछते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया में क्यूटीसी शॉर्टनिंग हो रही है या लेंथनिंग हो रही है। तो हमें पता है हाइपर में शॉर्टनिंग होगी, हाइपो में लेंथनिंग होगी। तो ये हमारा कैल्शियम की वजह से ईसीजी में जो चेंजेस होने थे वो कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब हमें आज एक नया टॉपिक पढ़ना है। बेसिकली टॉपिक है मिसलेनियस वेव्स। ये मिसलेनियस वेव्स मैंने क्यों इंक्लूड करा, क्योंकि मुझे 3 इंपॉर्टेंट वेव्स के बारे में पढ़ाना है। राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट वेव्स जो हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफी ईसीजीज इसके आते हैं। अब बेसिकली मेरे पास एक नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप है ऐसी।
अब इसमें दो लोकेशंस हैं, एक मेरी लोकेशन ये है, एक मेरी लोकेशन ये है। ये है बिफोर QRS और ये है आफ्टर QRS। बिफोर QRS को मैं ये भी कह सकता हूं प्री एक्साइटेशन, और आफ्टर QRS को मैं पोस्ट एक्साइटेशन भी कह सकता हूं, राइट। तो ये पोस्ट एक्साइटेशन जोन हो गया, ये प्री एक्साइटेशन जोन हो गया। अब जो मेरी तीन वेव्स हैं उनमें से एक वेव जो है वो तो प्री एक्साइटेशन में होती है, जिसको मैं बोलता हूं डेल्टा वेव, और दो वेव्स जो हैं वो पोस्ट एक्साइटेशन में होती हैं। एक है एप्सिलॉन वेव और एक है ऑसबॉर्न जे वेव, राइट। तो बेसिकली मेरी जो तीन नेम्ड वेव्स हैं उसमें मेरे पास डेल्टा वेव है, एप्सिलॉन वेव है और ऑसबॉर्न जे वेव है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो पहले तो एक मेजर डिफरेंशिएशन है कि डेल्टा वेव इन दोनों से अलग हो जाती है क्योंकि वो प्री एक्साइटेशन में आती है, जबकि एप्सिलॉन और ऑसबॉर्न जे वेव दोनों ही पोस्ट एक्साइटेशन वेव्स हैं, राइट। और बाकी एप्सिलॉन और ऑसबॉर्न जे को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो अभी हम सीखेंगे, राइट। अगर मैं देखूं ये किस किस कंडीशन में कौन सी वेव देखने को मिलती है, तो डेल्टा वेव देखने को मिलती है WPW सिंड्रोम में, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, AVRT, राइट। और अगर मैं देखूं एप्सिलॉन वेव कहां देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है एरिथमोजेनिक राइट हार्ट डिस्प्लेजिया में, राइट। ऑसबॉर्न जे वेव कहां देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है हाइपोथर्मिया में, राइट। तो ये मेरी कंडीशंस है जहां पे ये स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। अब प्री एक्साइटेशन वेव है, डेल्टा वेव है, WPW इजी है। पोस्ट एक्साइटेशन में दो वेव हैं, एप्सिलॉन भी है एंड ऑसबॉर्न जे वेव भी है। एप्सिलॉन एरिथमोजेनिक राइट हार्ट डिजीज में मिली और ऑसबॉर्न जे वेव हाइपोथर्मिया में मिली, राइट। अब अगर मैं एक ECG स्ट्रिप ड्रॉ करूं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो और इजी हो जाएगा समझना। तो ये एक नॉर्मल ECG स्ट्रिप है। अब इसमें ऐसा कुछ चेंज आ जाता है, यहां पे एक वेव आ गई, ये डेल्टा वेव है। सिमिलरली एक नॉर्मल ECG स्ट्रिप है, उसमें यहां पे एक वेव आ गई, और एक नॉर्मल ECG स्ट्रिप है, उसमें यहां पे एक वेव आ गई। तो अगर मैं बस रिप्रेजेंटेशन वाइज देखूं तो मुझे ये बात तो पता लग रही है कि एक वेव जो यहां है वो डेल्टा वेव है, प्री एक्साइटेशन, वो इजी है समझना। पोस्ट एक्साइटेशन में एक हल्का सा डिफ्लेक्शन है और एक मेजर डिफ्लेक्शन है। तो ये वैसे कोई टेक्स्ट में कहीं लिखा नहीं है कि कितना उसका साइज ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यूजुअली देखा जाता है अगर मेरे पास स्मॉल डिफ्लेक्शन हो तो वो एप्सिलॉन वेव है, और अगर वो लार्ज या बिग डिफ्लेक्शन हो तो वो ऑसबॉर्न जे वेव है। लेकिन ये कोई कंक्लूसिव या कोई कंफर्म्ड क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें हिस्ट्री दी हो। तो हिस्ट्री के बेसिस पे अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी हाइपोथर्मिया की हिस्ट्री मेंशन्ड है तो मतलब वो ऑसबॉर्न जे वेव है, अगर हाइपोथर्मिया नहीं है तो वो एरिथमोजेनिक राइट हार्ट डिस्प्लेजिया है, राइट। अगर मैं इनके ECGs देखूं तो ये मेरे पास प्री एक्साइटेशन का है, और ये दोनों मेरे पास पोस्ट एक्साइटेशन के हैं। तो प्री एक्साइटेशन में मिसलेनियस वेव मेरे पास कौन सी होती है, तो मुझे पता है प्री एक्साइटेशन की मिसलेनियस वेव मेरे पास होती है डेल्टा वेव, राइट। तो अब अगर मुझे पता है डेल्टा वेव, अब इस ECG को देखते हैं।
पहले तो हम जो नॉर्मली अप्रोच करते हैं किसी भी ईसीजी को, तो सबसे पहले किसी भी ईसीजी को देख के मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। अगर रेट देखूं इस ईसीजी का, तो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस, तो ये लेस देन 3 है, यानी ये टैकी है। इसके बाद मैं क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी देखता हूं। क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी ये लेस देन 0.12 सेकेंड की है, यानी नैरो है। इसके बाद मैं रिदम देखता हूं। रिदम के लिए कंसेक्यूटिव 2 से 3 क्यूआरएस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये रेगुलर है। और लास्ट में मैं पी वेव देखता हूं। पी वेव के लिए मेरे पास 2 लीड हैं, एक V1 है, एक लीड 2 है। अगर मैं इन दोनों लीड्स को देखूं तो इसमें मेरे को पी वेव अगर ट्रेस करनी हो तो पहले लीड 2 में देखता हूं, तो ये मेरी पी वेव, ये क्यूआरएस, ये टी वेव, तो ये पी वेव प्रेजेंट है, यानी पी वेव प्रेजेंट। तो ये मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से ईसीजी हो गया AVRT का, यानी WPW सिंड्रोम का। अब मैंने ये भी पढ़ा आज की WPW सिंड्रोम में मुझे प्री एक्साइटेशन रीजन में एक वेव मिलेगी जो बेसिकली डेल्टा वेव है। तो वो प्री एक्साइटेशन रीजन ये है, यहां पे ये रही डेल्टा वेव, ये रही डेल्टा वेव, राइट। तो मुझे प्री एक्साइटेशन रीजन में जो वेव मिल रही है वो ये है डेल्टा वेव, और ये WPW सिंड्रोम के ईसीजी में देखने को मिलती है। अब पोस्ट एक्साइटेशन के मेरे पास 2 ईसीजीज हैं, राइट। तो इन 2 ईसीजीज में अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं इस ईसीजी को देखूं तो मेरे पास जो वेव फॉर्म है वो ये है, राइट, ये है। ये मेरी एबनॉर्मल डिफ्लेक्शन है पोस्ट एक्साइटेशन। जबकि अगर मैं इस वाले ईसीजी में देखूं तो मेरा पोस्ट एक्साइटेशन डिफ्लेक्शन ये है, राइट, ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अगर मैं पहले तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, क्या, कि यहां पे जो मेरा ये डिफ्लेक्शन है ये थोड़ा स्मॉल डिफ्लेक्शन है और ये लार्ज है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये कोई कंफर्म्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो मुझे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में हाइपोथर्मिया है तो वो ऑसबॉर्न जे वेव है, अगर नहीं है तो एरिथमोजेनिक राइट हार्ट डिजीज है। अदरवाइज भी हमें पता है स्मॉल वाला एरिथमोजेनिक राइट हार्ट डिजीज का होता है, और ये एप्सिलॉन वेव है। और लार्ज वाला जो होता है वो हाइपोथर्मिया का होता है, और ये वेव मेरी ऑसबॉर्न जे वेव है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था 3 मिसलेनियस वेव्स का, जिसपे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने खत्म कर दिया। प्री एक्साइटेशन पे डेल्टा, पोस्ट एक्साइटेशन पे एप्सिलॉन और ऑसबॉर्न जे वेव। थैंक यू।